हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ट्वेल्थ का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। देखिएगा टॉपिक क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी एक समांगी माध्यम में संचरित होती हुई दूसरे माध्यम की परिसीमा से टकराती है तो वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करके वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कह रहा हूं मैंने कहा कि जब प्रकाश की किरण किसी एक समांगी माध्यम में संचरित हो, जब प्रकाश की किरण किसी एक समांगी माध्यम में संचरित होती हुई दूसरे माध्यम की परिसीमा से टकराती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करके अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, प्रकाश की ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। देखिए, ये आपका पहला माध्यम हो गया, ये आपका दूसरा माध्यम हो गया। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से संचरित होती हुई दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात दूसरे माध्यम में प्रवेश करके और अपने मूल पथ से क्या हो जाए, विचलित हो जाए, तो प्रकाश की ये जो घटना है ये क्या कहलाती है। यहाँ पर क्या कहता है, मूल पथ से क्या हो जाता है, मूल पथ से विचलन हो जाए, प्रकाश की किरण के मूल पथ से क्या हो जाए, विचलन हो जाए, तो ये जो इफेक्ट है इसको अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से संचरित होती हुई दूसरे माध्यम की परिसीमा से टकराती है, टकराने के पश्चात दूसरे माध्यम में प्रवेश करके अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, प्रकाश की ये जो घटना है ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये जो आने वाली किरण होती है, आपको पहले भी बताया मैंने, ये आने वाली जो किरण है इसको अपन कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण। ये हो गया आपका अभिलंब, ये आपका क्या हो गया, अभिलंब। ये जो बनेगा ये बनेगा आपका आपतन कोण। कौन सा कोण है बेटा, ये है आपतन कोण। और टकराने के पश्चात देखिएगा अभिलंब के साथ में ये जो कोण है इसको R से डिनोट करते हैं और ये होता है आपका कौन सा कोण बेटा, अपवर्तन कोण। मैंने अभी सघन और विरल माध्यम की कोई परिचर्चा नहीं की है, लेकिन मैंने एक सिंपल सी बात की कि मैं कह रहा हूं कि जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से संचरित होती हुई दूसरे माध्यम की परिसीमा से टकराती है, टकराने के पश्चात वो अपने मूल पथ से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी और अपने मूल पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। प्रकाश की ये जो घटना है ये प्रकाश का क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। देखिएगा अब यहाँ पर कहता है कि माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं कि सोच करके देखते हैं कि हमारी प्रकाश की किरण पहले सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। सघन माध्यम से किधर जा रही है बेटा, विरल माध्यम में जा रही है। तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आई, दूसरे माध्यम की परिसीमा से टकराई,
टकराने के पश्चात देखिएगा, टकराने के पश्चात ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। टकराने के पश्चात दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, मैं कह देता हूं कि पहले माध्यम के अंदर वेलोसिटी क्या थी, वेग क्या था, v1 था। दूसरे माध्यम में वेग क्या है, v2 है। सघन माध्यम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू v1 हो गई। दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो गया। आने वाली जो आपतित किरण है उसका आपतन कोण I है और परावर्तन कोण R है। अब यहाँ पर देखिएगा, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर, तो सघन से विरल माध्यम में जाने पर क्या होगा बेटा, तो यहाँ पर देखिएगा जाने पर क्या होगा। सबसे पहली चीज तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज्यादा होगा, R की वैल्यू I से ज्यादा होगी। दूसरी बात क्या कहता है, देखो ये माध्यम सघन है, ये माध्यम विरल है। विरल माध्यम में वेग क्या होता है, ज्यादा, और सघन माध्यम में वेग क्या होता है, कम। अपवर्तन क्या होगा, सघन का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, कम। तो यहाँ पर R ग्रेटर I, VT ग्रेटर V1 और μ1 ग्रेटर μ2। तो इस तरीके की ये जो कंडीशन है ये सघन से विरल में जनरेट होती है। अब यहाँ पर क्या कहता है, दूसरी बात कहता है कि मान लीजिए आपकी जो प्रकाश की किरण है वो किधर से किधर आ रही है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रही है। प्रकाश की किरण किधर आ रही है, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका कौन सा माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम हो गया। ये कौन सा माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम हो गया। हाँ या ना, तो विरल माध्यम और सघन माध्यम हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा ये प्रकाश की किरण आपतित होती है, विरल माध्यम से आ रही है, ये आपका विलंब हो गया। ठीक है कि नहीं, ये विलंब हो गया, और यहाँ पर प्रकाश की जो किरण है वो विलंब की ओर झुक जाएगी। हाँ या ना, तो ये कहता है कि ये आपका आपतन कोण I हो गया, ये अपवर्तन कोण R हो गया, इसमें भी एक V1 हो गया, इसमें भी एक V2 हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो गया। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किधर जा रही है बेटा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर कहानी क्या है, देखिएगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले I का मान ज्यादा होगा, R का मान कम होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है, V1 का मान ज्यादा होगा और V2 का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सघन माध्यम में वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब यहाँ पर क्या कहता है, μ1 का मान कम होगा और μ2 का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये इस तरीके की कंडीशंस बन जाती है। तो हमने सीधी सी बात कही कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण का क्या हो जाए, सघन से विरल जा रही है तो प्रकाश की किरण का वेग बढ़ जाता है, जिससे प्रकाश की किरण जो है वह विलंब से दूर हटती है। और जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश की किरण का वेग घट जाता है और वह विलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो इन कंडीशंस की हम परिचर्चाएं कर चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम में देखिएगा, अपवर्तन के नियम के अंदर क्या कहता है, देखें अपवर्तन क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम में देखिएगा क्या लिखता है। पॉइंट नंबर एक है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित, पहली बात आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित। नंबर टू हो जाएगा एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा साइन आई व अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात
का अनुपात नियत होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई आर अपॉन साइन आर। इसे क्या बोलते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। कई बार इस तरीके से भी लिखा होता है 1 म्यू 2 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 2 म्यू 1, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। याद रहेगा, ठीक है। 1 म्यू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, और 2 म्यू 1 को क्या लिख सकते हो, म्यू 1 अपॉन म्यू 2। इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या कहता है, तो यहां तक क्लियर है बात। अतः देखिएगा यहाँ पे, तो अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः देखो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2 लिखा जाए, तो इसका मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 लिख सकते हैं। क्रॉस बना करिएगा, म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर, ठीक है। म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर, ठीक है। और बातें याद रखनी है, अपवर्तन की घटना में आपतित किरण की आवृत्ति व रंग नहीं बदलता है। चाल व तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है बेटा, बदल जाती है। चाल व तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। देखिएगा एक फार्मूला लिख रहा हूं, काम आएगा आपको। देखिएगा क्या लिखता है, 1 म्यू 2 को अपन लिख सकते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इक्वल टू क्या हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो सकता है, v1 अपॉन v2 इक्वल टू क्या हो सकता है, म्यू लैम्बडा 1 अपॉन म्यू लैम्बडा 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है जिससे हम इसके सारे न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं, ठीक है। अगले यहाँ पर क्या कहता है, अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपन ने क्या कहा, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। अपवर्तनांक क्या होता है, तो देखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अपन ने क्या कहा कि अपवर्तनांक को किससे डिनोट कर रहे हो, अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं। क्या अपवर्तनांक सदिश राशि होती है, नहीं, अपवर्तनांक अदिश राशि होती है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो फॉर्मूला क्या आ गया, तो यहाँ पर लिखते हैं अपवर्तनांक
बराबर है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसको लिखते हैं म्यू से, ये हो गया सी अपॉन वी, म्यू इक्वल टू क्या हो गया सी अपॉन वी। फिर क्या कहता है साहब, जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक अदिश व विमाहीन राशि होती है, विमाहीन राशि होती है। पहली बात, अपवर्तनांक का मान माध्यम की प्रकृति व तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ठीक है। अपवर्तनांक जो है अदिश और विमाहीन राशि है, और अपवर्तनांक का मान माध्यम की प्रकृति और तरंग दैर्ध्य पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये एक शॉर्ट नोट था किस पर, अपवर्तनांक पर। अब यहाँ पर अपवर्तनांक की घटना पर आधारित, यानी अपवर्तन की घटना कौन कौन सी होती है, तो देखिएगा अपवर्तन की घटना में सबसे पहला एग्जाम्पल है रात्रि में तारों का टिमटिमाना, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। अब ये जो रात्रि में तारों का टिमटिमाना है, ये प्रकाश की अपवर्तन की घटना है। कारण क्या है, कारण है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों का घनत्व निरंतर बदलते रहना। कहीं पर कभी डेंसिटी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, तो बदलते रहना। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, पानी से भरी बाल्टी में बाल्टी का फैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। देखिएगा यहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक पात्र है, अब इस पात्र के अंदर जल भरा हुआ, पात्र के अंदर क्या भर दिया, जल भर दिया साहब। अब होगा क्या, तो देखिएगा मान लो इस पात्र के पहले पर मैं एक सिक्का मान लेता हूँ, मैं क्या मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कि ये एक सिक्का है। इसमें क्या है, देखिएगा यहाँ सीधी सी बात है कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण बिल्कुल अभिलंब चलेगी, एक प्रकाश की किरण एक निश्चित आपतन कोण बनाते हुए जाएगी। ये आपतन कोण आपका हो गया आई, पहले इसका प्रूविंग था, आपतन कोण आई हो गया। अब यहाँ पर क्या कहता है, ये अभिलंब है, तो अभिलंब से जब देखिए ये सघन है, ये विरल है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये एंगल हो गया आपका आर। इसको जब पीछे बढ़ाओगे तो ये किसी न किसी बिंदु पर आएगा। क्या इसको मैं आई डैश बिंदु मान लेता हूँ या आई बिंदु मान लेता हूँ, चलिएगा। तो ये कहता है कि ये सिक्के का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर ये एंगल हो गया, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये एंगल हो गया आपका आर। अब यहाँ पर देखो ये एंगल आई है, ये आपका विलंब है, तो क्या इसके साथ में ये एंगल भी आर हो सकता है, आई हो सकता है। देखो यहाँ से जेड बन रहा है, क्या बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पर ये एंगल आई है, तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल आई है। यहाँ पर स्नेल का नियम लगा लीजिएगा और आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट कितनी मान लोगे, ये हाइट आपकी मान लो कैपिटल एच, और यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट मान लेते हैं ये स्मॉल एच हो गई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ये पार्श्व विस्थापन हो जाएगा। तो ये एक्स यहाँ से निकाला जा सकता है। तो इस तरीके का डेरिवेशन पहले राजस्थान बोर्ड की बुक में दिया हुआ था, लेकिन अब नहीं है, तो केवल अपने को इसका डायग्राम ही ध्यान में रखना है। ठीक है। एक है कि कांच के गुटके से पार्श्विक विस्थापन। तो पॉइंट नंबर 3 को मैं डिस्कस करता हूँ। कांच के गुटके से
गुटके से पार्श्विक विस्थापन, तो कांच के गुटके से पार्श्विक विस्थापन, कांच के गुटके से पार्श्विक विस्थापन, तो कांच के गुटके से पार्श्विक विस्थापन क्या होगा, तो देखिएगा सबसे पहले मान लीजिएगा कि ये एक टी मोटाई का कांच का गुटका है, ये आपका टी मोटाई का कांच का गुटका हो गया बेटा, टी मोटाई का कांच का गुटका है, नाम दे दो ABCD, ABCD एक कांच का गुटका हो गया सब। इस पर एक निश्चित आपतन कोण बनाते हुए, यानी ये एक निश्चित आपतन कोण हो गया जो अभिलंब के साथ भी आपतन कोण बना रही है, ठीक है। एक निश्चित आपतन कोण बनाते प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह विलंब की ओर झुकेगी, तो ये एंगल जो बनेगा ये एंगल है आपका R। अब एक माध्यम के अंदर प्रकाश की किरण का कोई अपवर्तन नहीं होता, तो ये सीधी की सीधी चलेगी, और इसमें यहाँ पर फिर अभिलंब हो गया, तो ये एंगल क्या हो गया R, ठीक है। और ये इससे बाहर निकलती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, इसको मैंने एंगल लिख दिया E। तो ये निर्गत कोण हो गया, ये इसका ये अपवर्तन कोण हो गया और ये आपतन कोण हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर इस प्रकाश की किरण को मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूँ तो देखिएगा इस बिंदु से और इस बिंदु का ये जो लंबवत जो ये विस्थापन है, ठीक है कि नहीं, ये जो लंबवत विस्थापन है यही क्या कहलाता है, इसी को अपन कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और इसको जब पीछे बढ़ा हो गया तो ये एक पैरेलल की तरह बनेगा, तो पैरेलल जब बन रहा है तो दो समानांतर किरणें हैं, तो I और R का E का जो मान है वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, I और E का मान भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये था आपके कांच के गुटके का पार्श्विक विस्थापन जो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक इसमें ले लेते हैं वो है प्रकाश का उत्कर्मणीयता का सिद्धांत। अगला जो टॉपिक है वो है प्रकाश का उत्कर्मणीयता का सिद्धांत। तो हम ये बात जानते हैं कि दो माध्यमों के मध्य प्रकाश का जो पथ होता है वो उत्कर्मणीय होता है। दो माध्यमों के मध्य प्रकाश का पथ कैसा होता है, उत्कर्मणीय होता है। यदि प्रकाश की किरण का दूसरे माध्यम में अभिलंबवत आपतन कर दिया जाए, यदि दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण का अभिलंबवत आपतन कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण अपने आगमन पथ पर क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की किरण हो गई, ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया, और ये प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम के अंदर आ रही है, और यहाँ पर मैं एक समतल दर्पण लगा देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि अभिलंबवत आपतन होता है तो जिस पथ पर आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ये आपका I हो गया, आपतन कोण I, और ये अपवर्तन कोण क्या हो गया R। तो प्रकाश की किरण पहले माध्यम से चली है और दूसरे माध्यम में जा रही है, तो जब पहले माध्यम से चलेगी दूसरे माध्यम में जाएगी तो 1/2 इक्वल टू क्या लिखेगा, sin I अपॉन sin R। जब दिशा परिवर्तित हो गई, दिशा बदलने पर क्या हो गया, जब दिशा बदल गई तो प्रकाश की किरण किधर से किधर जा रही है, दूसरे माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है पहले माध्यम में, दूसरे से आ रही है पहले में, तो क्या लिखेगा sin R अपॉन sin I। हाँ या ना, तो ये इक्वेशन क्या बना सकते हैं 1, और ये इक्वेशन क्या बना सकते हैं 2। समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर क्या आ गया, देखिएगा 1/2 इंटू 2/1 इक्वल टू क्या हो गया, sin I अपॉन sin R इंटू sin R अपॉन क्या हो गया, sin I। आया ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1/2 इंटू 2/1 इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या लिख सकता है 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन 2/1। तो ये इस तरीके का, इसको कहते हैं प्रकाश का उत्कर्मणीयता का, प्रकाश का उत्कर्मणीयता का सिद्धांत, उत्कर्मणीयता का सिद्धांत। तो प्रकाश का उत्कर्मणीयता का सिद्धांत हमने पढ़ लिया। ये जो टॉपिक था ये था प्रकाश का उत्कर्मणीयता का सिद्धांत।